तो हम यूनिट 4 कंटिन्यू करते हैं और यूनिट 4 का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चलते हैं, है ना। तो इसमें आपका मैग्नेटिज्म के अंतर्गत केवल 2 टॉपिक आएगा, ठीक है। केवल 2 टॉपिक है, एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, है ना। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है? तो जो मैग्नेट होता है हमारे पास, मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर एंड होता है, इस तरह से मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर आएगा ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है जो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पर एंड होता है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक चल रहा है। सेम इसी तरह से इधर ड्रा कर देंगे हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये इसका डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चुंबकीय बल रेखाएं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है ये हम देखते हैं, इसका डेफिनेशन, परिभाषा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है ये देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, है ना, वह बल रेखाएं जिस पर एकांक यूनिट पोल, है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है? स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल ये होता है एकांक उत्तरी ध्रुव। हालांकि इसकी कोई एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं होता, बट इसको डिफाइन करते समय हमको यूनिट नॉर्थ पोल लेकर के डिफाइन करना पड़ता है, एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम नॉर्थ पोल रख देते हैं तो ये नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरह से, इसके लिए हम मैग्नेटिक कंपास लेते हैं, एक छोटा सा चुंबकीय सुई लेते हैं और हम इसको ड्रा करते जाएंगे, आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से ये चुंबकीय सुई जो है, मैग्नेटिक जो नीडल है उसका डायरेक्शन चेंज होते जाता है इस तरह से। तो इस तरह से इस पर जो नॉर्थ पोल है, यूनिट नॉर्थ पोल इंडिपेंडेंटली मूव करता है इन लाइन पर। तो इन लाइन को जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में खींची गई वे बल रेखाएं जिन पर यूनिट नॉर्थ पोल एकांक उत्तरी ध्रुव इंडिपेंडेंटली मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये इसका पहला डेफिनेशन हुआ। सेकंड डेफिनेशन है, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, इसका किसी भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले ले या इस पॉइंट को ले ले या इस पॉइंट को ले ले, किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं, इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर, चुंबकीय बल रेखा पर एक पॉइंट लेते हैं, तो हम ये पॉइंट P लेते हैं। तो इस पॉइंट P पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ होगा, और ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है ना। B मैग्नेटिक फील्ड है, हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये वेक्टर B का जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो इसका सेकंड डेफिनेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लाइन ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो
चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह बल रेखाएं होती है जिसके किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट उस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये है चुंबकीय बल रेखाएं। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एग्जाम में आता है कोई 5 प्रॉपर्टी लिखने के लिए, है ना। तो अभी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं। 5 प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो 5 नंबर का आता है प्रॉपर्टीज। नंबर 1, आप इसका पहला जो डिफिनेशन मैंने दिया उसको लिख सकते हैं, परिभाषा। तो वहां पर डिफाइन करना ही करना है, साथ में यहाँ पर लिख सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, है ना, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रतापूर्वक मूव कर सकता है ना। यूनिट नॉर्थ पोल मूव independently on magnetic line of forces। क्या कर सकती है, यूनिट नॉर्थ पोल जो है चुंबकीय बल रेखाओं पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तो ऐसे लाइन को हम क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस सेड टू बी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, सेकंड डेफिनेशन को हम इसको लिख देते हैं, जो मैंने सेकंड डेफिनेशन दिया। तो सेकंड डेफिनेशन क्या होता है, टेंजेंट मैग्नेटिक लाइन of forces are those lines on which drawn a tangent shows the direction of magnetic field on that point। उस बिंदु पर खींची गई चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। इस तरह से अगर हम चुंबकीय बल रेखाएं ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी समझते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग नोट्स से लिख लेना। थर्ड प्रॉपर्टी है, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते, है ना। सो टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब क्यों नहीं काटते देखते हैं। इस तरह से अगर हम दो मैग्नेटिक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये काट देते हैं, ठीक है, ये पहला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये सेकेंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलेगा, एक ये डायरेक्शन होगा और ये एक डायरेक्शन होगा। अब काट रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है
मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए यहाँ पर, इस पॉइंट पर सेम होना चाहिए, बी का जो वैल्यू है ना, ये इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट पर, तभी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर पाएंगे, है ना। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम रहना चाहिए, तभी ये इंटरसेक्ट कर पाएंगे, तभी यहाँ से क्रॉस हो पाएंगे, अदरवाइज ये क्रॉस नहीं हो पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर इक्वल है तभी इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन इक्वल है तो यहाँ पर दो लाइन ऑफ फोर्सेस मिल रहा है, इसका मतलब हमको दो टेंजेंट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर दो टेंजेंट मिल रहा है B1 और B2, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल है ना। क्योंकि अगर या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है ना, तो अलग अलग हमको टेंजेंट प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जो अलग अलग टेंजेंट प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या बता रहा है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है ना, जो कि असंभव है, संभव नहीं है। तो इस कारण से दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, है ना। दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, यहां पर होता क्या है, सेम पोल के बीच में, आप पढ़े होंगे पहले भी, अगर दो मैग्नेट लेते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ पर हम लेते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर सेम पोल है, तो सेम पोल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। क्या होता है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने की वजह क्या है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकलेंगी इस तरह से, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेट है आपका, और एक दूसरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती है ना, मतलब एक दूसरे से दूर हटने का ये प्रयास करता है, ठीक है। अगर दो पोल को हम दो मैग्नेट के सेम पोल को अगर पास पास लाते हैं, तो इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है एक दूसरे की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से क्या होता है, दूर हटने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेम पोल के बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर दो अगर मैग्नेट का सेम पोल लेते हैं, तो सेम पोल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्यों रिपल्सन होता है, इसका रीजन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटने का प्रयास करते हैं एक दूसरे से। इस कारण किसी भी मैग्नेट के दो समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट है इसका अपोजिट पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। अपोजिट पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर दो अगर हम अपोजिट पोल लेते हैं, एक मैग्नेट का हम साउथ पोल ले लिए, दूसरे मैग्नेट का क्या ले लिए, नॉर्थ पोल ले लिए, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जाकर के क्या होगा, एंड होगा, क्योंकि अपोजिट पोल है ये इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है अपोजिट पोल के कंडीशन में एक स्ट्रेच स्ट्रिंग, तनी हुई रस्सी की भांति, अगर हम उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, तनी हुई रस्सी जो है आपस में सिकुड़ने का प्रयास करेगा, है ना। अगर जैसे रबर है, रबर को खींच करके रखेंगे, जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, लेंथ के अनुसार कॉन्टैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, जिसके कारण क्या होता है, अपोजिट पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो चुंबकीय बल दिखाया, मैग्नेटिक फोर्स आप लाइन है, ये क्या होते हैं, ये अपोजिट पोल अगर एक साइड है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, तनी हुई दूरी की भांति सिकुड़ने का प्रयास करता है। यही कारण है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों अपोजिट पोल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण ये आपस में खींचे चले आते हैं। तो ये कारण है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में अगर अपोजिट पोल है तो खींचते हैं, और सेम पोल है तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, आपको कम से कम 5 प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन क्या है।
मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन, है ना, चुंबकीय प्रेरण रेखाएं, चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे करते हैं हम, एक इस तरह से एरो के द्वारा शो करते हैं ये। तो अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है पैरेलल है तो इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, है ना। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक समान चुंबकीय बल रेखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, तो ऐसे फील्ड को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण रेखाएं किसे कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन। तो अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आपका लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट, है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाते हैं ये, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। मैग्नेटिक मटेरियल, आपका आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है। ये सिंपल कंडीशन में मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो नहीं करता, लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो क्या करता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। जैसे लोहा है, लोहा को अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में लाएंगे, उसके साथ घर्षण कराएंगे, फ्रिक्शन कराएंगे, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, फिर उसमें दूसरे लोहे को अपने ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, है ना, जैसे लोहे का चादर है ना, लोहे का शीट है, अगर लोहे की शीट को इस तरह से हम इसमें लाएंगे तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाएगा, है ना, इंडक्शन मेथड से। कौन से मेथड से, इंडक्शन मेथड से, ठीक है। जो मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, मैग्नेट इसी मेथड से बनाया जाता है, इंडक्शन मेथड से। डिफरेंट टाइप का जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है ना, हार्श मैग्नेट होता है, इस तरह से डिफरेंट टाइप का मैग्नेट होता है। तो डिफरेंट टाइप का मैग्नेट कैसे बनाते हैं, इंडक्शन मेथड से बनाते हैं, है ना, उसमें करंट फ्लो करके बनाते हैं। तो इस तरह से जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण ये मटेरियल जो है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है ना, चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे तो इसके कारण इसमें चुंबक का गुण आ जाता है। जब चुंबक का गुण आ जाता है तो इसके लिए भी हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल मैग्नेट होता है ना, मैंने बताया था, ये जो सिंपल मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसमें हम लाइन ऑफ फोर्स ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेट के बाहर आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ पोल से शुरू करके साउथ पोल पर खत्म होता है। तो वैसे जब मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करने के बाद वहां से हटा देंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और वहां पर अगर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी अगर हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करेंगे तो उसमें भी हमको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में लाने से पहले इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करेंगे तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि वो चुंबकित नहीं है वह मटेरियल। चुंबकित होने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने के बाद ही उसमें हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उसमें चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आ जाती है, और उसमें से होकर के जो लाइन ऑफ फोर्स गुजरती है, क्रॉस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन कहते हैं। उस समय यहां से जो लाइन होकर के क्रॉस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। तो जब किसी
चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर से होकर के चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लगती है। किसके कारण? चुंबकीय प्रेरण के कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहां से होकर के उस शीट जो है, जो हमने आयरन का शीट लिए या निकल का शीट लिया, कोबाल्ट का शीट लेंगे, तो इससे होकर के जो चुंबकीय बल रेखाएं क्रॉस होंगी, जो गुजरेगी चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन। और इसको प्रेरण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण। इस कारण से इसको हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मैग्नेट के लिए चुंबकीय बल रेखाएं ड्रॉ करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम चुंबक के लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद चुंबकित हो जाता है चुंबकीय पदार्थ, उसके लिए भी हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा कर सकते हैं। तो उस समय चूंकि ये इंडक्शन मेथड से आया है, इसलिए इसको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो कंडक्टिंग मटेरियल है ना, कंडक्टिंग मटेरियल मीन्स सुचालक धातु, जिसमें से होकर के क्या होता है? करंट फ्लो होता है ना। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब है आपका आएगा गोल्ड आएगा, है ना, सिल्वर आएगा, कॉपर आएगा। ठीक है, ये सभी कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, है ना, ऐसे मटेरियल में प्रवाह आसानी से होता है बिना कोई कठिनाई के। तो इनको हम क्या कहते हैं? सुचालक या कंडक्टर कहते हैं, है ना, कंडक्टर, चालक। ठीक है, मटेरियल 3 प्रकार के सुने होंगे। एक तो होता है कंडक्टर, पहला हो गया, है ना। दूसरा होता है, क्या होता है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और तीसरा क्या होता है? इसको अर्धचालक कहते हैं। और तीसरा होता है आपका इंसुलेटर। ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, इंसुलेटर कुचालक बोलते हैं इसको, कुचालक। और इसको बोलते हैं हम अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध रहता है उसको हम चालक कहते हैं। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहता है, इसमें आसानी से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे कंडक्टर को, तो उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। सेमीकंडक्टर भी होते हैं, इसमें कुछ कंडीशन होता है, टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है, तब वो चालक का गुण प्रदर्शित होते हैं, तो इसमें से भी धारा प्रवाहित होता है अर्धचालक में। और इंसुलेटर में से कितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को कितना भी इंक्रीज कर ले, इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। वो एनर्जी बैंड के गैप के हिसाब से समझाया जाता है, आसानी से उसको समझ में आता है। तो उतना डीप नहीं जाएंगे, आप लोगों को डिप्लोमा का कोर्स है। तो इंसुलेटर तो कुचालक, जिसमें विद्युत धारा का बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होता, ये हम मान के चलते। जैसे लकड़ी है ना, लोहा तो चालक हो जाएगा, लेकिन लकड़ी है क्या होगा? कुचालक होगा, इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो जब किसी चालक में, है ना, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है, जब किसी कंडक्टर चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ये जो चालक पदार्थ, जो मटेरियल है, जो आपका कॉपर है ना, आयरन है, या फिर गोल्ड है, ठीक है, या सिल्वर है, ये क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है ना, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे हम हवा में चलते हैं, ये तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है ना, सामने से आ रही है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या करेगा? हमारे आगे बढ़ने का अपोज करेगा, है ना। ये तेज हवा चल रहा है, ठीक है, हम पैदल चल रहे हैं या साइकिल में चल रहे हैं, तो अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करेगा? वो हमारा आगे बढ़ने का विरोध करेगा। ठीक है, मतलब इसको हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे नदी में पानी बह रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे तो क्या होगा? वो हमारे आगे बढ़ने का अपोज करेगा, नदी का जो प्रवाह है, पानी का प्रवाह। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वाटर हुआ। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? कोई भी कंडक्टर जो होता है, जो चालक होता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है, मतलब उसको धारा बहने, जो धारा बहता है उसको रोकने का प्रयास करता है। उसे हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं हम, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, मेन रीजन जो कंडक्टर होता है ना, अभी बताया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें अब देखिए मटेरियल किससे किससे मिलकर के बना होता है, जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है किससे किससे मिलकर के बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है ना, मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बना होता है, एटम से मिलकर के बना होता है। और एटम किससे मिलकर के बना होता है, किससे मिलकर के बना होता है, ये जो एटम होता है ये आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है ना। तो इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन इसकी चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिटल में क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इस तरह से 2n² रूल के अनुसार डिफरेंट ऑर्बिटल में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहरी सेल जो होता है, सबसे बाहरी फोर्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका नाभिक के द्वारा लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो सबसे कम होता है, और जो नाभिक के पास होता है उस पर फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो होता है उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर नाभिक से डिफरेंट सेल की डिस्टेंस बढ़ती जाती है ना, इसके कारण लगने वाला जो फोर्स है क्या होता है, कम होते जाता है। और सबसे बाई ऑर्बिटल में जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस के कारण लगने वाला फोर्स क्या होता है, सबसे कम होता है। और इसको अगर थोड़ा सा भी हम एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ करके इस पदार्थ में, मटेरियल में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर में मूव करता है तो ये दूसरे एटम से जाकर के टकराता है। ठीक है, दूसरे एटम से जाकर के टकराएगा, दूसरे एटम से फिर वो अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो क्या होगा, ये अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा तो इसका एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा, तो स्पीड कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल में गति करते हैं तो आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, ये दूसरे परमाणु से टकराते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं दूसरे एटम से ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, इनका स्पीड कम हो जाता है, मतलब दूसरे एटम जो है इनके आगे बढ़ने का क्या कर रहा है, विरोध करता है। और ये जो करंट का जो फ्लो होता है ये इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला I क्या होता है, Q/T। तो यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है ना, क्या है, चार्ज। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जब ये चार्ज फ्लो होता है तो इसमें हम विद्युत धारा का क्या होता है, निर्माण होता है। इस इलेक्ट्रॉन के बहने का विरोध करता है पदार्थ के, मटेरियल, इसके मार्ग में आने वाले एटम। तो वही एटम क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जो बाधा जो होता है, इसी बाधा को हम क्या कहते हैं, जो बैरियर उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम है V = R × I। यहाँ पर R जो होता है रेजिस्टेंस होता है ना। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब ओम का नियम क्या होता है, इस तरह से हमने एक तार ले लिया, है ना, एक वायर ले लिया, इसमें अगर हम एक बैटरी जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये प्लग की है और ये चालक तार है, इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे, धारा I, तो इस बैटरी के द्वारा यहाँ पर इसके साइड के बीच में जो कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके साइड सिरा जो होता है उसके बीच में विभवांतर P अगर आरोपित करते हैं तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें बहने वाली धारा इस बैटरी के द्वारा जो चालक तार है उसके सिरों के बीच में आरोपित विभवांतर के अनुक्रम अनुपात में होता है। मान लो इसका विभवांतर V, ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, RI। ये ओम का नियम है ना, क्या है, ओम का नियम। तो ओम के नियम से यहां पर अगर हम देखेंगे तो R क्या है, R ये है रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, V/I।
तो हम इसका दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं। पहला तो हमने डिफिनेशन दिया कि किसी भी चालक तार जो है जब उसको करंट फ्लो होता है तो वह चालक तार अपने में से धारा प्रवाह का विरोध करता है ना। इस विरोध या जो बाधा उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम इस फार्मूले के हिसाब से देंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का सिंबल है ना, प्रतिरोध का सिंबल है, आगे बहुत यूज होगा। तो प्रतिरोध का सिंबल है, तो यहाँ पर प्रतिरोध R = क्या हो जाएगा, V/I। तो चालक तार की सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के रेशियो को, के अनुपात को क्या कहते हैं, हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस चालक तार का प्रतिरोध R = क्या हो जाएगा, इसकी सिरों के बीच में आरोपित विभवांतर V/I हो जाएगा, करंट I है ना।